आज के हफ्ते की शुरुआत सफाई अभियान से करना जरूरी है। भले ही आज न 2 अक्टूबर है और ना ही कोई अन्य जयंती, और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती भी निकले कई दिन गुजर चुके हैं, मगर उनकी जन्म जयंती पर कुछ नेताओं की तरफ से जो सफाई का ढोंग जैसा हुआ, उसकी बात करना बेहद जरूरी है। – 2014 का दौर था और हर तरफ झाड़ू ने झंडे गाड़े हुए थे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की झाड़ू और उससे तेज गति से भागती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झाड़ू। कारण साफ, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करते हुए पहली बार झाड़ू उठाई, जिसके बाद देश का माहौल कुछ ऐसा बना मानो सफाई अब राष्ट्रीय खेल बनकर ही दम लेगी। अखबारों से लेकर तमाम टीवी चैनलों तक हर जगह बस एक ही तस्वीर, झाड़ू लिए खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मकसद साफ था, लोगों को जागरूक करना। लेकिन हुआ क्या? क्या लोग जागरूक हो पाए पूरी तरह से? लोगों को छोड़िए, क्या तमाम भाजपाई खुद भी जागरूक हो पाए? तो जवाब यहां भी जनाब यही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस होली दिवाली की तरह, एक त्योहार की तरह ही झाड़ू हाथ में लेकर कुछ कागज, पत्ते, पत्थर, कंकड़ उठाकर इतिश्री कर ली जाती है। वैसे झाड़ू अब कई नेतागणों के लिए सिर्फ एक प्रॉप बनकर रह गई है, जिसे कैमरे के सामने लहराकर सुर्खियां बटोरी जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत एक सच और भी है। स्वच्छ भारत मिशन ने कई समाज सेवी संगठनों और संस्थाओं को प्रेरित भी किया है। उत्तराखंड में नदियों, पर्यटक स्थलों और बाजारों की सफाई के लिए कई अभियान चलाए गए। ये लोग फोटो खिंचवाने नहीं, बल्कि धरातल पर बदलाव लाने के लिए काम करते दिखाई दिए हैं। लेकिन तस्वीर तब ही बदल जाती है जब इस झाड़ू मिशन के केंद्र में देश प्रदेश के नेतागण आते हैं। मानो उनके झाड़ू उठाते ही सीधे तरंगे उठेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंच उनको संकेत देने लगेंगी कि फला नेता ने झाड़ूबाजी कर उनके सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाह रे चापलूसी! हमारे ज्यादातर नेता झाड़ू तो उठाते हैं, लेकिन सफाई बस नाम मात्र, वो भी चमचमाती सड़कों पर, जहां स्थानीय प्रशासन पहले ही सब कुछ चमका चुका होता है। जगह भी वही चुनी जाती है जहां भीड़ थोड़ा ज्यादा हो, ताकि तालियां और तारीफें सीधे तौर पर बटोरी जा सकें। मीडिया वालों को पहले ही बुला लिया जाता है और कह दिया जाता है कि नेताजी फला जगह झाड़ू लगाएंगे। बस फिर क्या, कैमरों का तांता लग जाता है, मेला लग जाता है। वहां हमारे नेताजी जाते हैं और झाड़ू पोज देकर वापस आ जाते हैं। पोज देते समय वो साफ टाइल्स पर से या चमचमाती सड़कों पर से कुछ छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, खाली बोतल उठाना नहीं भूलते। नेताजी कई बार थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कई बार तो सिर्फ धूल उड़ाकर काम चला लेते हैं। अब कूड़ा हो या ना हो, फोटो तो छपना है ही। भाई साहब, कई बार तो हद हो जाती है जब ऐसी जगहों पर झाड़ू चला दी जाती है जहां कूड़े का नामो निशान तक नहीं होता, क्योंकि असल मकसद सफाई नहीं, सुर्खियां होती हैं। स्वच्छ भारत मिशन ऐसे ही सफल बनाया जाता है। एक फोटो, 2 हेडलाइंस और बस मिशन समाप्त। हालांकि कुछ लोग इस तमाशे से अलग भी काम करते हैं। हाल ही में अंबेडकर जयंती पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश की रंबा नदी की सफाई का बीड़ा उठाया। एक वीडियो भी सामने आया, पर वो वीडियो मीडिया के कैमरे से निकलकर नहीं, बल्कि उनके खुद के ही स्टाफ का बनाया प्रतीत हुआ। वीडियो में ये तो साफ नजर आया कि वो सिर्फ कैमरे के लिए नहीं आए थे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने नदी से प्लास्टिक और कचरा निकाला और एक सार्थक शुरुआत की। मजे की बात तो यह है कि मीडिया वाले वहां छिटपुट थे, लिहाजा उनकी तस्वीरें अखबारों की शोभा नहीं बन पाई। वैसे त्रिवेंद्र का पर्यावरण के प्रति रुझान कोई नया नहीं है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने रिस्पना नदी के आसपास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करवाया था और लगातार करवा भी रहे हैं। आज कई इलाकों में हरियाली इसका सबूत है। हालांकि रखरखाव के अभाव में कुछ पौधे नष्ट हुए, फिर भी वो समय समय पर पौधारोपण और सफाई जैसे अभियानों में जुटे रहते हैं। ऐसे ही बाकी और नेता अगर जुटे रहें तो हरियाली अपने चरम पर होगी। आज हम इस विषय पर इसलिए बात कर रहे हैं कि नेताओं के झाड़ू वाले ड्रामे का सच जनता तक भी पहुंचे।
साल में एक दिन झाड़ू उठाकर 2 मिनट धूल उड़ाकर और फोटो खिंचवाकर स्वच्छ भारत मिशन पूरा नहीं होता। उसके लिए जमीन पर उतरना होता है। असली बदलाव मेहनत और नीयत से आता है। बाकी नेताओं को इनसे सबक लेना चाहिए। झाड़ू सिर्फ फोटो खिंचवाने का प्रॉप नहीं, बदलाव का हथियार है। लेकिन हमारे नेता कैमरे की चमक से बाहर निकलें तो शायद धरातल पर कुछ काम कर पाए। खैर, ये तो राजनीति है, लिहाजा नेताओं का सुर्खियां बटोरने के लिए झाड़ू उठाना तो हर साल चलता ही रहेगा। लेकिन इन दिनों उत्तराखंड में अधिकारी भी वाहनों की झाड़ू चला रहे हैं। दरअसल नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पद संभालते ही एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने सरकारी दफ्तरों में हलचल मचा दी है। आदेश है कि 1 मई 2025 से सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। इसके साथ हर अधिकारी और कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा, जो प्रमोशन के वक्त जांचा जाएगा। साथ ही जनहित और राज्य हित की योजनाओं की प्राथमिकता सूची तैयार करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। यकीनन अगर साकार हो सके तो यह क्रांतिकारी फैसला हो सकता है। अब देखिए ना, कितनी बार आम आदमी अपनी शिकायत लेकर दफ्तर पहुंचता है और वहां जाकर पता चलता है कि साहब तो ऑफिस में हैं ही नहीं। बायोमेट्रिक हाजिरी से कम ये तो सुनिश्चित होगा ही कि अधिकारी समय पर कुर्सी गर्म कर भी रहे हैं या नहीं। आदेश अच्छा है, जनहित का है, मगर डर यह भी है कि हर बार की तरह यह आदेश भी कहीं कागज के ढेर में न खो जाए। वैसे मुख्य सचिव के आदेश के बाद सचिव विनोद कुमार सुमन का एक पत्र भी सामने आया है, जो इस प्रदेश में नौकरशाही की पोल खोलता प्रतीत हो रहा है। पत्र में साफ लिखा है कि कई विभागों में बायोमेट्रिक मशीनें धूल फांक रही हैं, कुछ खराब पड़ी हैं और कुछ जगह तो इन्हें खरीदा ही नहीं गया। अधिकारी और कर्मचारी इस मामले में ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं मानो मुख्य सचिव का आदेश कोई मजाक हो। सोचिए, जिन अधिकारियों से हमने उत्तराखंड की तरक्की की उम्मीद लगाई है, वो खुद अपने ही मुख्य सचिव की बात को सीधे तौर पर ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। जब बायोमेट्रिक मशीन ठीक कराने या लगवाने में ही इतनी आनाकानी है, तो जनता की समस्याओं का समाधान ये कितनी गंभीरता से करेंगे, इस सवाल का जवाब जनता से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। आनंद वर्धन का यह कदम सरकारी तंत्र में जवाबदेही लाने की कोशिश तो है, लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं। बायोमेट्रिक सिस्टम पहले भी 2022 में लागू करने की बात हुई थी, मगर आज तक कई दफ्तरों में यह व्यवस्था धराशायी है। अब संपत्ति के ब्यौरे और योजनाओं की सूची जैसे आदेश ने मुद्दे को और गर्म कर दिया है। लेकिन अगर अधिकारी इसकी शुरुआत ही ठीक से नहीं करेंगे तो ये सारी कवायद हवा में तलवारबाजी बनकर रह जाएगी। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां हर योजना और हर कदम का असर सीधे तौर पर जनता पर पड़ता है, वहां पर नौकरशाही की ये लापरवाही माफ करने लायक तो कतई नहीं है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन को चाहिए कि वो सिर्फ आदेश जारी करने तक सीमित न रहें। सख्त निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और लापरवाह अधिकारियों पर जवाबदेही तय करके ही ये व्यवस्था पटरी पर आ पाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे अधिकारी इस बार कुर्सी से उठकर काम करेंगे? सवाल तो कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, जो अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसे विवाद के कारण सुर्खियों में है जो प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल रहा है। ये कहानी है पवन कुमार मिश्रा की, जिनका हक आंखों में धूल झोंककर छीन लिया गया। 20 साल बाद भी वो न्याय की आस में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल 20 साल पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पवन कुमार मिश्रा का चयन हुआ था। लेकिन हाथ की सफाई ऐसी हुई कि नियुक्ति पत्र प्रमोद कुमार मिश्रा के नाम पर जारी हो गया। विश्वविद्यालय का तर्क भी गजब है। वो कहते हैं कि दोनों अभ्यर्थियों का संक्षिप्त नाम पीके था, इसलिए गोते में गोटा लग गया और एक की जगह दूसरे को नौकरी दे दी गई। वैसे ये लापरवाही खुली किताब की माफिक है, क्योंकि दस्तावेजों की जांच में ये भूल पकड़ी जा सकती थी। लेकिन लगता है कि सत्यापन करने वाले भी उसी लापरवाही की थैली के चट्टे बट्टे थे। जिस पवन कुमार मिश्रा को आज प्रोफेसर पद पर होना चाहिए था, अब वो अदालतों की खाक छान रहे हैं। दूसरी ओर प्रमोद कुमार मिश्रा, जिन्हें गलती से नियुक्ति मिली, सपनों के महल में पहुंचकर एसोसिएट प्रोफेसर बन चुके हैं। ये दिन में तारे दिखाने जैसी स्थिति है, जहां एक व्यक्ति का हक छीनकर दूसरे को चांदी की चम्मच थमा दी गई।
पवन कुमार को इस अन्याय की जानकारी नवंबर 2024 में मिली, जब 20 साल बाद सच का पर्दा उठा। उन्होंने कुलपति और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी आवाज जंगल में मोर नाचा किसने देखा कि तर्ज पर अनसुनी कर दी गई। न्याय की तलाश में पवन कुमार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आईना दिखाया और इस नियुक्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड तलब कर लिए। मामले की अगली सुनवाई जल्द होनी है। यह कदम पवन कुमार के लिए अंधेरे में उजाला लेकर आ सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या 20 साल का खोया समय वापस लौटाया जा सकता है? यह मामला विश्वविद्यालय प्रशासन की नाक के नीचे हुए खेल को उजागर करता है। अगर एक साधारण नाम के भ्रम से इतना बड़ा अन्याय हो सकता है, तो पारदर्शिता और जवाबदेही की क्या गारंटी? विश्वविद्यालय का यह तर्क कि पीके के चक्कर में गलती हो गई, वो उनको हंसी का पात्र बनाता है। अब बस देखना यह है कि पवन कुमार का दावा अदालत में सही साबित होता भी है या नहीं। चलिए शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जहां पर एक दावा तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बेरोजगार युवाओं की फरियाद कोई नई कहानी नहीं, लेकिन जब परीक्षा पास कर चुके युवा आश्वासनों की भेंट चढ़े हम इसलिए बेरोजगार खड़े हम जैसे पोस्टर लेकर धरने पर बैठें, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। ये पोस्टर जो एलटी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने धरना स्थल पर लगाए हैं, इस प्रदेश की नौकरशाही और नेताओं के खोखले वादों की काली सच्चाई बयां करते हैं। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के दावों की पोल तब खुली जब एलटी भर्ती में चयनित युवाओं ने पहले उनका आवास का घेराव किया और फिर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। ये वही युवा हैं जिन्होंने 2024 में यूके द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 अगस्त 2024 को आयोजित पास की थी, जिसके परिणाम 10 जनवरी 2025 को घोषित हुए, जिसके उपरांत 1544 पदों के लिए चयनित 2113 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन नियुक्ति पत्र अब तक हवा में अटके हैं। युवाओं का गुस्सा जायज है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। 2024 में ही शिक्षा मंत्री ने 3600 प्राथमिक शिक्षक पदों की भर्ती का ऐलान किया था, लेकिन वो प्रक्रिया भी अधर में लटकी है। दूसरी ओर एलटी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। धरना स्थल पर लगे पोस्टर इस हताशा की चीख है। नेताओं के झूठे आश्वासनों ने इनके सपनों को बंधक बना लिया है। उत्तराखंड में एलटी भर्ती का इतिहास मानो कोर्ट के चक्करों का पर्याय बन गया है। हर भर्ती प्रक्रिया किसी न किसी कानूनी पचड़े में फंसती है। युवा आरोप लगाते हैं कि सरकार जानबूझकर कोर्ट में लचर पैरवी करती है, जिससे मामले लटकते हैं। अगर समय पर मजबूत दलीलें रखी जाएं तो फैसले जल्द हो सकते हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे सरकार और विभाग इस देरी में ही अपनी सुविधा तलाशते हैं। ये शंका तब और गहरी होती है जब 673 विशेष शिक्षकों की भर्ती भी कोर्ट के आदेश के बावजूद अटकी पड़ी है, बावजूद इसके कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। 2024 में शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया कि माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में हजारों पद खाली है, फिर भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये स्थिति न सिर्फ सरकार की नाकामी को उजागर करती है, बल्कि शिक्षा मंत्री के उन दावों पर भी सवाल उठाती है जिनमें वो भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करने और सबसे ज्यादा नौकरी देने की बात करते हैं। युवाओं का धरना और पोस्टर इस बात के सबूत हैं कि उत्तराखंड में नौकरशाही और नेताओं की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि कोर्ट में मजबूत और समयबद्ध पैरवी करे ताकि भर्ती प्रक्रिया लटके नहीं। चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी लाई जाए। जब तक ये कदम नहीं उठाए जाते, आश्वासनों की भेंट चढ़े हम जैसे पोस्टर उत्तराखंड के युवाओं की हकीकत बयां करते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार इन चीखों को सुनेगी? उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती जितनी मनमोहक है, उतनी ही कठिन है यहाँ की युवाओं की जिंदगी। देवभूमि कहलाने वाला ये राज्य आज बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है। सरकारें बदलती हैं, वादे बदलते हैं, मगर नहीं बदलती तो वो है युवाओं की निराशा। रोजगार आज उत्तराखंड की वो समस्या बन चुका है जिससे लगभग प्रदेश का हर परिवार पीड़ित होने को मजबूर है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। लिहाजा सरकार की इस नाकामी पर गौर फरमाना जरूरी ही नहीं, निहायत जरूरी है, क्योंकि हंसते हंसते ही सही पर सच का सामना तो करना ही पड़ेगा।
उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहकर गर्व किया जाता है, जो अपने युवाओं के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं। यहाँ के पहाड़ खामोश हैं, गांव वीरान हैं और युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली मुंबई की गलियों में भटक रहे हैं। सरकार हर साल रोजगार के सुनहरे सपने बेचती है, जिसमें शामिल हैं नई योजनाएं, भव्य निवेश सम्मेलन और रोजगार मेले। लेकिन हकीकत वो ऐसी है जैसे किसी ने पहाड़ों पर रेत का महल बनाने की कोशिश की हो, जो हवा के पहले ही झोंके में ढह जाता है। उत्तराखंड में बेरोजगारी का आलम यह है कि अगर बेरोजगार युवाओं को लाइन में खड़ा किया जाए तो शायद बद्रीनाथ से केदारनाथ तक मानव श्रृंखला बन जाए। 7 लाख से भी ज्यादा शिक्षित बेरोजगार, ये हैरान करने वाला आंकड़ा तब का है जब कोविड रिवर्स पलायन शुरू हुआ था। लेकिन सरकार ने क्या किया? तो जनाब, कुछ रोजगार मेले लगाए जिसमें 15,000 नौकरियां बांटी गईं। साथ ही प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70% स्थानीय आरक्षण का वादा किया गया था, जो बस एक जुमला बनकर रह गया। मतलब ये तो वही बात हुई जैसे समुद्र को चम्मच से खाली करने की कोशिश। सरकार की योजनाएं सुनने में इतनी भव्य लगती हैं कि लगता है बस कल से हर युवा के हाथ में नौकरी होगी और बटुए में तनख्वाह रूपी धन। 2024 में 4,405 रिक्त पदों की भर्ती का ढोल पीटा गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये भर्तियां समय पर होंगी या फिर पेपर लीक का एक और सीजन शुरू होगा? 2022 का विधानसभा बैकडोर भर्ती कांड याद है ना, जहां नियम कायदों को ताक पर रखकर अपनों को नौकरियां बांट दी गई। ये तो वही बात हुई कि भूखों को खाना देने की बात करके रसोई में ताला लगा दिया जाए। निवेश सम्मेलन तो मानो उत्तराखंड का वार्षिक तमाशा बन चुके हैं, जहां बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, वादे करते हैं और फिर चुपके से निकल लेते हैं किनारी गली से। जबकि पहाड़ों में उद्योग लगाना आसान नहीं, ये सरकार को भी पता है और हमको भी। फिर ये नाटक क्यों? शायद इसलिए कि फोटो खिंचवाने और हेडलाइंस बटोरने के लिए कुछ तो चाहिए ही। यही कारण है कि प्रदेश इसी पीड़ा की वजह से पलायन के दंश से रूबरू हो रहा है। उत्तराखंड में पलायन अब कोई समस्या नहीं बल्कि एक संस्कृति बन चुकी है। 3,000 से ज्यादा गांव भूतिया गांव बन चुके हैं। युवा रोजगार के लिए शहरों की ओर भाग रहे हैं और सरकार वो बस आंकड़े गिनाने में व्यस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में न सड़क, न बिजली, न इंटरनेट। फिर भी सरकार कहती है वापस आओ, गांव बसाओ। अरे भाई, गांव में रोजगार होगा तभी तो कोई रुकेगा। ये तो वैसा ही है जैसे किसी को बिना छत के घर में रहने की सलाह दे दी जाए और भरी ठंड में बदन से उसका कंबल खींच लिया जाए। यकीन मानिए, उत्तराखंड पर्यटन सोना उगल सकता है, लेकिन सरकार का ग्रामीण और साहसिक पर्यटन पर ईमानदार वाला ध्यान ही नहीं जाता। पर्यटन मंत्री भी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर जमीन पर ढाक के वही 3 बात। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने की होड़ में कुछ घाट बनाकर इतिश्री। सड़कों की हालत ऐसी कि पर्यटक आने से पहले 10 बार सोचे। जबकि पर्यटन को ही अगर ईमानदारी से विकसित कर दिया जाए तो युवाओं को नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई के धक्के ना खाने पड़े। पर युवा दूर प्रदेश में धक्के खा रहे हैं जनाब। बचे हुए यहां हैं जिनका भरोसा पेपर लीक, बैकडोर भर्ती और भाई भतीजावाद ने तोड़ कर रख दिया है। सरकारी नौकरी का सपना मानो अब एक मजाक है। कौशल विकास योजनाएं हैं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद नौकरी की गारंटी नहीं। एकदम वैसे जैसे किसी को तैरना सिखाकर उसे बिना पानी के तालाब में छोड़ दिया जाए। अगर सरकार को वाकई उत्तराखंड के युवाओं की फिक्र है तो उसे जुमलेबाजी छोड़कर काम करना होगा। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके लघु उद्योग शुरू करने होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देना होगा, लेकिन सही तरीके से। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा ताकि युवाओं का भरोसा लौटे। और सबसे जरूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं लानी होंगी ताकि पलायन रुके। उत्तराखंड के युवा मेहनती हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन सरकार की नाकामियां उन्हें मजबूर कर रही हैं कि वो अपनी मिट्टी छोड़कर परदेश जाएं। रोजगार के नाम पर सिर्फ वादे और सम्मेलन नहीं, ठोस कदम चाहिए। नहीं तो देवभूमि सिर्फ पर्यटकों के लिए बचेगी और इस मिट्टी में जन्मे बच्चे कहीं और की धूल फांकने को मजबूर होंगे। प्रदेश की मिट्टी और धूल से याद आया कि उत्तराखंड में जमीनों के खेल में बड़े बड़े सूरमा अपने हाथ आजमाने लगे हैं। मानो करोड़ों के वारे न्यारे करके ही दम लेंगे। पर आगे बढ़ें उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। मगर याद रहे, कभी कभी आंखों देखी बात भी धूमिल कर देती है आंखों को, मन को। क्या बात करो? हाथ में उठाने की जरूरत है मेरे ऊपर। सर हाथ उठा रहे,
कर अरे रहे हो हाथ जब तो उठाना पुलिस यार। खड़ी हुई है यहाँ साले पे? को चिखा नहीं दे रहे बाप ने चिखा नहीं दे रहे ये आदमी साला इनके साथ आया हूँ मैं, बराती की बात कर रहा है थाने से आया हूँ। आप अपनी चलाते रहो, इनके साथ आया हूँ। आपको इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं है। अरे भाई सरदार जी रुक जाओ थोड़ा, आप भी जुबान को लगाम दो, रुक जाओ। अरे वो हाथ लगाकर तो आपको मेरी मौजूदगी बात में को उन्होंने बदतमीजी करी, एप्लीकेशन दे दीजिएगा, फालतू बात मत करिए आप भी। आपने वीडियो तसल्ली बख्श देख ही लिया होगा। अब मामले की तरफ रुख करते हैं। दरअसल ये जो माननीय अधिकारी साहब एक सब इंस्पेक्टर के साथ जोरदार बहस कर रहे हैं और वीडियो में दिख रहे सरदार जी के साथ हाथापाई पर उतारू हैं, ये जनाब है अरुणेंद्र सिंह चौहान, अपर सचिव उत्तराखंड सरकार। दरअसल 21/2/2012 में उत्तराखंड सरकार ने 8090 स्क्वायर मीटर जमीन वित्त विभाग उत्तराखंड को शर्तों के अधीन निशुल्क हस्तांतरित की थी, जिस पर वित्त विभाग ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया और अपनी जमीन की चारदीवारी की। उसी दौरान सरदार गुरप्रीत सिंह को इलाहाबाद बैंक ने नीलामी में 8 प्लॉट दिए, जिसकी डिमार्केशन की गई एवं जिला अधिकारी द्वारा की गई सेल परमिशन के बाद रजिस्ट्री हुई। चूंकि वित्त विभाग सहित सभी लोग नदी में बने कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे थे, लिहाजा बाद में जिला प्रशासन ने नदी की भूमि में एक सार्वजनिक रास्ता बनाया, तो सभी लोग नए बने रास्ते से आना जाना करते रहे। क्योंकि बिल्डिंग से लगी झुग्गी बस्ती को हटाने के मकसद से एक तारबाड़ की गई। उसी के उपरांत विवाद की शुरुआत हो गई और विभाग गुरप्रीत सिंह का रास्ता रोकने की कोशिश करता रहा, जिस पर 2023-24 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच कराई। अब हाल ये है कि अधिकारी महोदय जिस अंदाज में नजर आ रहे हैं और वीडियो अगर सही संदेश दे रहा है और वीडियो में मौजूद पुलिस का कथन सही है, तो उपरोक्त अधिकारी सार्वजनिक रास्ते को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो कि साफ प्रतीत हो रहा है। मगर वार एक कानून, पुलिस अधिकारी को ही स्थिति संभालने की सजा बामुलाइजा सुना दी गई और सीधा लायन के दर्शन करने के आदेश जारी कर दिए गए। हमने हमेशा कोशिश की है कि जमीन से संबंधित किसी भी खबर को अपने मंच पर जगह नहीं देंगे, मगर अब लगता है कि उत्तराखंड में इस गोरख धंधे की पोल खुलना जरूरी होता जा रहा है। लिहाजा हम जल्द ही इस मामले की और भी तह तक जाकर इसकी सच्चाई को सामने लेकर आएंगे। इस मामले में अगर कोई भी पक्ष अपना बयान देकर अपनी स्थिति जनता की अदालत में स्पष्ट करना चाहता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सूचित कर सकता है, जिसको हम मर्यादा के दायरे में रहकर बिना काट छांट के जरूर चलाएंगे। उत्तराखंड के लिए आई एक अच्छी खबर का भी जिक्र करते चलते हैं। उत्तराखंड में हिमालय की चुनौतियों को पार करते हुए नए रेल नेटवर्क तेजी से तैयार हो रहे हैं। खासतौर पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अब तक 11 मुख्य सुरंगों और 8 बड़े पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत 1996 में तत्कालीन रेल मंत्री सतपाल महाराज द्वारा सर्वेक्षण के साथ हुई थी। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा आधारशिला रखी गई थी, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण कार्य में देरी हुई, जिसके बाद एनडीए सरकार में इसका काम शुरू किया गया। इस 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 105 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरता है, जिसमें हाल ही में जानसू सुरंग जो लगभग 15 किलोमीटर है, उसका ब्रेक थ्रू हुआ है, जो हिमालय में बोरिंग मशीन से बनी सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। इस रेल लाइन में 17 सुरंगें और कई पुल शामिल हैं। इसके अलावा अन्य रेल परियोजना टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जो 170 किलोमीटर की है और इसकी लागत 49,000 करोड़ रुपए की अनुमानित है, उसका भी अंतिम सर्वे पूरा हो चुका है। क्योंकि उत्तराखंड में रेल नेटवर्क का विस्तार आजादी के बाद सीमित रहा है और वर्तमान में केवल 344.9 किलोमीटर रेल लाइनें हैं, जो मुख्य रूप से हरिद्वार, देहरादून और कुमाऊं क्षेत्र तक सीमित हैं। इन नई परियोजनाओं से राज्य में रेल कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। वैसे किसी भी बात का निष्कर्ष निकलना जरूरी है। सफाई के नाम पर फोटो खिंचवाने की गहमागहमी में लगे नेताओं के बीच एक बात तो है जो खाई जा रही है, और वो है कि आखिर कब तक युवा तलाशेंगे अपना हक, अपनी नौकरी। कैसे हो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की सड़कों और गलियों में भटकने, खाक छानने की बजाय अपनी ही जमीन को आबाद कर भूतिया हो चुके गांव को आबाद करेंगे ये युवा। ये पहल करनी ही होगी। सरकार को जल्द ही गंभीर कदम उठाने ही होंगे, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।